हेलो दोस्तों, आपका इस ज़बरदस्त चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। आज जो हमारा कितना 29 अगस्त है, आज का जो दिन है हमारा 29 अगस्त सोमवार का दिन है 2022। आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू के तीनों फॉर्मेट के अनुसार, और जो भी आगामी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, अगर सठवीं बीपीएससी की बात करें या 68वीं बीपीएससी की पीटी, दोनों की पीटी होने वाली है। सीडीपीओ की मेंस होने वाली है। और यूपीपीएस 2023 या यूपीएससी 2023 जो भी एग्जाम में आप प्रिपेयर होने चाह रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो कृपया आप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो पुराने साथी हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कम से कम इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो अगर मैं शुरुआत करूँ, आज का जो टॉपिक है, आपको जानकारी होगा कि कल जो एक टावर था गुड़गांव में, क्या कहते हैं आपका, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो उसको ध्वस्त किया गया है। उसके बारे में अगर जानें तो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े एपेक्स और सियान टावर को दो टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब एक वर्ष के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था उसके करीब एक साल के बाद, आखिरकार 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे मात्र 9 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, मात्र 9 सेकेंड में, मात्र 9 सेकेंड में इसको ध्वस्त कर दिया गया। और धमाके के साथ ही पूरा इलाका जो गुर्दगवार से कुछ इस तरह सरोवार हो गया। इसी तरह से अगर बात करेंगे तो 9800 छेद के एक विस्फोट लगाने के लिए अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार में 3700 किलो विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल दोनों टावर गिराने के लिए। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस ध्वस्तीकरण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसको बात को भी जरूर ध्यान कर लेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है कि 6 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच होगी जरूरी, ये हमारे जो गृह मंत्रालय का ये कहना है। ये केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो 6 साल से अधिक की सजा होने वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य और कानूनी बनाने का है। दोस्तों, अगर बात करें तो साथ ही सरकार ने सजा दिलाने की दर को विकसित देशों से अधिक करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक जांच से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा है। और सरकार जो है देश के सभी जिलों में फोरेंसिक मोबाइल जांच सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही ऐसी कानूनी ढांचा तैयार करेगी जिससे जांच की जो स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है भारतीय दंड संहिता, मतलब आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करने जा रही है, क्योंकि किसी ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन कानूनों का भारतीय परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा है। इन कानूनों को स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से फिर से बनाने की जरूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री का भी आया है स्टेटमेंट कि भावी जो पीढ़ी है उसकी चिंता को समर्थ में भी आ जाता है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण और कुपोषण के खिलाफ अभियान को और मजबूती देने का आह्वान करते हुए कहा है उन्होंने कि देश के लिए कुछ करने की भावना हो, कर्तव्यों का ध्यान हो और आने वाली जो पीढ़ियां उनकी चिंता हो तो सामर्थ्य भी आ जाता है। जल संरक्षण और कुपोषण को लेकर छुरी जो मुहिम चल रही है उसकी सफलता इसका प्रमाण है कि उनके देशवासियों, खासकर युवाओं से अपील की है कि इन दोनों अभियानों में आप लोग जो है सो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो वैक्सीनेशन और स्वच्छता जैसे अभियानों में आपका उत्साह देखा था, हर घर तिरंगा अभियान में भी फिर से एक चेतना की अनुभूति आई है। देश में तिरंगा फहराने की बात हुई तो लोग तिरंगे के गौरव के लिए प्रथम प्रहरी बनकर खुद आ गया है। तो इसी को देख लेंगे चाहिए। ये मारुति सुजुकी की सफलता के बारे में कहा जा रहा है। जो कंपनियां हैं, बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय में सुजुकी मोटर कन्वर्सन में 40 साल पूरा होने तथा मारुति की सफलता को भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत जापान के बीच रिश्तों ऊंचाई तक गए हैं। यह विस्तार सुजुकी के लिए भी भविष्य की ओर से अपार संभावनाएं आधार करेगा। और मोदी ने गुजरात के गांधीनगर और हसनपुर के और कौन सा हंसलपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनीपत के खरखोंदा में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमए में मारुति सुजुकी के तीसरा प्लांट की दरअसल रखी है। अगर इस प्लांट की विशेषता की अगर बात करें, जो प्लांट लगी है 800 एकड़ में मारुति सुजुकी अपना विश्व का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है, ये भी ध्यान देना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सुजुकी मोटरसाइकिल भी 100 एकड़ में अपना प्लांट लगा रही है। मारुति सुजुकी की इस परियोजना पर
1,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस प्लांट का पहला चरण 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। पहले चरण प्लांट से 2.5 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष होगा निर्माण। वर्ष 2028 तक पूर्ण रूप से चालू हो जाने जाएगा प्लांट। फिर होगा 10 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष निर्माण। मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में अगले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत होगा। पीएम का कहना है कि जो है सो ऊर्जा क्षेत्र में अगले 25 साल में भारत निर्भर होगा। भारत ने पीएम ने कहा है कि भारत अगले 25 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहन शोर नहीं करते। इलेक्ट्रिक वाहनों की यह शांति देश में नई क्रांति ला रही है। मोदी ने कहा कि ऊर्जा खपत का बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बदल रहे हैं परिवार सभी को सुरक्षा पाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का है कि समाज में पारिवारिक संबंध अलग अलग रूप लेते जा रहे हैं। जो ये संबंध जो है घरेलू हो सकते हैं, बिना शादी के साथ रहने वालों के बीच हो सकते हैं, एलजीबीटी के समुदाय के लोगों के बीच हो सकते हैं। ये परिवारों को जटिल संरचना है, लेकिन इन्हें भी कानून के अनुसार सुरक्षा पाने का अधिकार होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कानून की में परिवार की जो परिभाषा है उसमें एक पिता, एक माँ और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन अब यह परिभाषा जो है क्या हो गया, अब यह परिभाषा बदल रही है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एन बोपन्ना की पीठ ने कहा कि समाज में परिवारों की संरचना बदल रही है। एक केस में उन्होंने कहा जिसमें शीर्ष न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी में से हटा दिया है। वयस्क स्त्री पुरुष को बिना विवाह के लिव इन साथ रहने की अनुमति दे देती है। एलजीबीटी के विवाह के संबंधों में को मान्यता भी दे दिया है। शीर्ष न्यायालय ने ताज़ा टिप्पणी करके एक ऐसा मामला में जानकारी दिया है कि जिसमें क्या है, इसमें कामकाजी जो महिला है ने अपने पति का पूर्व विवाह संबंध से पैदा हुए 2 बच्चों से एक की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश की मांग किया, तो उसके सेवा नियोजक उसने उसे यह अवकाश देने से इनकार कर दिया। उसी के बाद महिला सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तो यही बात है चाहिए। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी अगर देख रहे हैं तो। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से पहुँच सके आपके पास। लद्दाख में सैन्य अभ्यासों से मजबूत हो रही भारतीय सेना। मतलब भारतीय सेना जो है लगातार ऑपरेशनल और तैयारियां कर लद्दाख में चीन को करारा जवाब देने को तैयार हो रही है। चीन को सेना को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लेह के अग्रिम इलाकों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेने के साथ जवानों का मनोबल बढ़ाया। लद्दाख में सैन्य तैयारियों को धार देने सेना की रेड हंट एक्सरसाइज चल रही है। सैनिक हाल में सैन्य बड़े बेड़े में आगे है। लद्दाख में भारतीय सेना पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा व चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मजबूत होने की राह पर है। इस बात को ध्यान देंगे। अगला हमारा है प्रदूषण की वजह नहीं, कि कोयला बन समाधान बनेगी, मतलब कोयला बन के जो है सो समाधान बनेगी प्रणाली। मतलब कैसे तैयार होता है कोयला, उसके बारे में यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, उसको आप पढ़ लेंगे चीज़ों को। नक्सलवाद पर नकेल, इस पर भी कहा जाए कि नक्सल पर बहुत सारा किसी खंजा कसा है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को लगातार वित्तीय सहायता दे रही है। एसआरई योजना के तहत केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति जो है सभी प्रभावित राज्यों में लागू है। राज्यों द्वारा अपनी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीतियों भी लागू होता है, जिसमें से अगर बात करें छत्तीसगढ़ काफ़ी आकर्षक है। एक और जहाँ हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर 4.5 लाख से अतिरिक्त दिए जाने का प्रावधान है। वहीं शीर्ष कमांडर की गिरफ्तारी पर या मृत्यु पर 1 लाख से अधिक से सचिव महासचिव स्तर पर 1 करोड़ रुपये का इनाम है। इसमें अगर बात करें तो आपका इस रक्त रंजित इतिहास की अगर बात करें तो 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी एक जगह है। वहाँ गांव से एक हिंसक की शुरुआत के नाम पर वाम चरमपंथियों की हिंसा को नक्सलवाद नाम दिया गया था। हालांकि वाम चरमपंथियों का इतिहास इससे ही पुराना है। इसमें अगर एक सदी है पुराने इतिहास के बारे में आप पढ़ लेंगे चीज़ों को, बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है। एक और जब अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था उसी दौरान देश में वामपंथी की नींव पड़ी थी। इसको पूरा पढ़ लेंगे। आज़ादी के बाद पकड़ी चीन की राह। आज़ादी के साल भर के भीतर ही आंध्रा सीसीएस के जरिए भारतीय जनता
के लिए चीनी क्रांति के अनुसरण की बात उभरने लगी। ठीक है, तो इस बात को देख लेंगे। और संगठन हुआ दो फार, इसको देखेंगे। इस 1962 में चीन और भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें दौरान वामपंथी दल में अंतर्विरोध खुलकर सामने आया था और एक धारा खुलकर मज्जिन समर्थक दिखने लगा था और लगी इसी अंतर्विरोध के चलते 1964 में पार्टी के दो हिस्से हो गए। इसको बात को देख लेना है। 1967 में देखेंगे किसानों के नाम पर हुई बड़ी हिंसा, इसको आप देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है ये नक्सलवाद के ऊपर, इसको आप देख लेंगे चीज़ों को। ठीक है, ये जो हमारा आर्टिकल है ये हमारा विकसित भारत के निर्माण की राह, हमारा विकसित भारत की ओर है कि हमारा भारत वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 2047 तक। जो भारत है विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर देख रहा है। ऐसे में 75 वर्ष की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ लोकतंत्र की स्थितियों का आकलन करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो हम दिशा जो हम लोकतंत्र की ओर देंगे वही अगले 25 वर्षों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये बात जानते हैं हम लोग कि भारत जो है 1947 में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया था और हमारा देश जो है संविधान के अनुरूप चलता है। देश में 3 स्तर पर शासन व्यवस्था, हमारा देश जो है 3 स्तर पर हमारा शासन चलता है। मतलब कौन कौन सा? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्तर पर तीसरे स्तर के शासन के लिए महात्मा गांधी के आह्वान को नजरअंदाज करते हुए 2 स्तरों केंद्र और राज्य स्तर पर शासन स्थापित करते हुए संघीय ढांचा का निर्माण किया गया। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज व्यवस्था को शासन के तीसरे स्तर के रूप में आगे है। गांधी जी ने ग्राम गणतंत्र की वकालत बहुत पहले ही किया था उन्होंने। अभी में एक और है कि अगर हम अपने गौरवशाली इतिहास को अगर देखें तो वैदिक काल से ही हमारे गांव में क्या है तो स्थानीय शासन निहित था। मतलब भारत का जो लोकतांत्रिक मॉडल है ग्रीक और रोमन के लोकतंत्र के मॉडल से भी पहले का है। हमारे तमाम विचारकों और बुद्धिजीवियों को द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता जताई जाती रही है, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस समय भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सहभागी लोकतंत्र का एक परिष्कृत मॉडल अपनाना, एक ऐसी लोकतंत्र जो नीचे से ऊपर की ओर बहता हो, न कि जेपी के शब्दों में उल्टे पिरामिड की भांति खड़ा रहे। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो पता चलता है कि एम एन रॉय, महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी ने दल में लोकतंत्र की परिकल्पना किया था और एम एन रॉय ने 1944 में लोगों की समितियां बनाने की अपील की थी। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और स्वतंत्र भारत में ग्राम सभाओं के रूप में लोकतंत्र के बीच बोया जाए। इसके बाद जेपी ने पार्टी आधारित राजनीति को त्याग दिया। उन्होंने ही अपने विचारों को परिष्कृत किया और लोक स्वराज के समर्थन में आए। आज देश के चुनावी, न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों की सख्त आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा या ध्यान देना होगा कि 7 दशक जो हुए हैं उसके अनुभव हमने यह सिद्ध कर दिया था 7 दशकों वाला कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो है हमें वांछित बदलाव ला कर नहीं देंगे, जबकि हमारे देश को आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता है जिसे व्यवस्था परिवर्तन करने जैसे शब्दों से भी रेखांकित किया जा सकता है। इसलिए हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने और वर्तमान व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। एक नए और व्यापक स्तर पर अभियान की आवश्यकता भी है जो सुधार केंद्रित एजेंडा को जनता के सामने लेकर आए और जनता को अपना उम्मीदवार खुद चुनने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले जनता को शिक्षित होना पड़ेगा, तो इस बात को भी ध्यान देना है। आगे है, इसको आप पढ़ लें। खेल संस्कृति का महत्व इसमें यह दिया गया कि आपको आगे अभी जो वर्तमान में जो हमारा जो टेक्नोलॉजी की तरह बढ़ा है तो उसी वजह आधुनिकीकरण जिस तरह बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, खेल संस्कृति में अभाव दिख रहा है। बहुत सारे स्कूलों में आजकल खेल स्टेडियम नहीं है, सरकार में उसमें खर्च की कमी है, उसमें फंड की कमी है। तो इसलिए आप पढ़ लेंगे चीज़ें कि खेल में क्या क्या कमी है, वो कैसे दूर कर सकते हैं उसको। इसी तरह से हमारे अध्यापकों की सीधी भर्ती से हमारा अध्यापकों से भर्ती, टीचर के भर्ती से में शिक्षा का सुधार क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, उसको आप पढ़ लेंगे चीज़ों को। यहाँ पर है नवाचार के प्रोत्साहन से संभव विकास। मतलब क्या है, यह कहना अतार्किक होगा कि आज का जो अनुसंधान समाज में जितना ही पुराना है, समाज की समय के साथ इसकी तीव्रता और लक्षणता में अंतर भले ही रहा हो, परंतु ज्ञान का जो योजनागत तरीके से निरूपित करके सटीक कार्य व्यवस्था को प्राप्त करना सदियों पुरानी जो है प्रणाली रही है।
अनुसंधान जितना अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता रहेगा, समाज का ताकत और सुशासन का परिपेक्ष उतना ही सशक्त होता जाएगा। पिछले लगभग 6 दशक से चले आ रहे जय जवान जय किसान और वर्ष 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के पश्चात जय विज्ञान और स्वतंत्रता से अमृत महोत्सव में कालखंड में 15 अगस्त आगे बात करेंगे कि पिछले लगभग 6 दशक से चले आ रहे जय जवान जय किसान और वर्ष 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के पश्चात जुड़े जय विज्ञान और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के कालखंड में 15 अगस्त का लाल तिरंगे का प्रतीक से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक नया जोड़ दिया, नया जय विज्ञान जोड़कर निरूपित करने का प्रयास किया है। चुनौतियों का लगातार बढ़ना और सुशासन का एक नया मानक के साथ सामाजिक उत्थान में प्रगतिशील बनाए रखने की दिशा में अभी हम आधा सफर ही कर पाए हैं। आज का जो युग जो है वो नवाचार का युग है, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सामाजिक उत्थान में प्रगतिशील बनाए रखने की दिशा में भी हम आधा सफर कर पाए हैं। आज का युग जो नवाचार का युग है, इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत तमाम ऐसे चीज़ की आवश्यकता है जो सामाजिक आर्थिक भरपाई करने को कमतर न की जाए। आज का जो युग है तकनीकी है और ज्ञान के प्रबंधन से आज का युग तकनीकी और ज्ञान के प्रबंधन से ये संचालित होता है कि ऐसे में अनुसंधान और विकास की बढ़त ही देश को लाभ की राह पर आगे ले जाएगा। शायद यही कारण है कि जैसे अनुसंधान को इस अमृतकाल के बीच परोसकर इसकी प्रकाष्ठा को जमीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई संदेश नहीं कि भारत एक वैश्विक अनुसंधान और विकास हब के तौर पर तेजी से उभर रहा है। आगे है, इसको आप पढ़ लेंगे कि भारत एक क्या है, तो वैश्विक अनुसंधान और विकास हब के तौर पर तेज उभर रहा है हमारा भारत। सरकार इसे रफ्तार देने में भी कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ऐसे ही सहयोग के चलते वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जो है समेत विभिन्न क्षेत्रों में भी जो है निवेश संभव हो रहा है। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की जो धारणा है इसमें भी जैसे अनुसंधान ही निहित है और सुशासन इसका पूरा लक्षण ही है। इसके बावजूद कुछ चुनिंदा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो अनुसंधान की जो स्थिति है देश में मजबूत करना ही होगा। कोई देश तभी टिकेगा जब जुगाड़ के बजाय वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत से आगे बढ़ेगा और यह शोध के बिना आगे बढ़ेंगे तो जुगाड़ के बिना वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत से आगे बढ़ेगा और शोध के बिना ये संभव नहीं है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे यहाँ पर है संगठित क्षेत्र में बढ़ने लगी नौकरियाँ, मतलब जो संगठित क्षेत्र है अगर बात करें तो वैश्विक चुनौतियाँ भी चल रही है। वैश्विक मतलब जो हमारे विश्व लेवल पर जो चुनौतियाँ हैं, वैश्विक चुनौतियाँ के साथ साथ भी हमारा जो घरेलू स्तर है उसमें महंगाई के बावजूद संगठित जो क्षेत्र है उसमें कई नौकरियाँ बढ़ रही है। आंकड़ा अगर देखा जाए तो चालू वर्ष 2022-23 की आंकड़ा अगर देखें पहली तिमाही में तो औसत अप्रैल जून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ने वाले नए कर्मचारियों की संख्या 30.1 लाख बढ़ रही है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 40.05% अधिक है। ईपीएफओ के मुताबिक इस साल जून में पढ़ने वाले नए कर्मचारियों की संख्या जो 10.5 लाख रही है, जो पिछले साल जून के मुकाबले 30.05% से अधिक है। इस बात को आप देख लेंगे, चीज़ों को आंकड़ा है, ये हमारा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में लिखने में काम आएगा। जनधन योजना से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा कि इस महीने हमारा जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है हमारा PMJDY जो है वित्तीय समावेश की तरफ बढ़ने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। इससे समाज के सभी वंचित तबकों का समग्र आर्थिक विकल्प जो है वो लोगों को वित्तीय व्यवस्था का अंग बनाकर वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। PMJDY की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी की पटल पर हुई थी। इस योजना के तहत अब तक 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 1.74 लाख आगे है। 67% ग्रामीण आबादी की युवाओं अब बैंकिंग सुविधाओं तक हो चुकी है। अब 56% महिलाओं के पास भी जनधन खाते हैं। उन्होंने कहा कि अब हर परिवार के बजाय हर वयस्क के रूप में खाता हो। आगे बात करें तो
इसमें आगे हमारा एक क्रिकेट का न्यूज है, जो हमारा जो T20 का जो एक रिकॉर्ड मिसाइल कायम किया विराट कोहली साहब ने, ठीक है, उनका ये 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था कल। तो उसमें अगर वो बात करें तो एशिया के दूसरे बन गए हैं, दूसरे बल्लेबाज जो तीनों एशिया जो तीनों जो है सो T20 वर्ल्ड का T20 में, वनडे में और टेस्ट में तीनों में 100 मैच से अधिक खेले हैं। उससे पहले एक और हैं, उससे पहले एक ही पूरे एशिया में। वो है न्यूजीलैंड के हैं दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर हैं, इनका नाम है, जिन्होंने जो है 100 से ऊपर तीनों प्रारूप में मैच खेले हैं, जैसे 100 वनडे, 100 T20, 100 टेस्ट, ये तीनों तीनों में ये हमारे रिकॉर्ड खड़ा हुआ है, रिकॉर्ड का है। ये हमारा करंट अफेयर्स में मैगजीन में भी ये चीज़ आएगी, तो इसको आप पहले से ध्यान रखेंगे इस बात को कि विराट कोहली एक एशिया के दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका 100 T20, 100 वनडे, 100 टेस्ट से अधिक उन्होंने मैच खेले हैं। तो आज का सेशन जो हमारा लगभग यहीं तक समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो कृपया जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो कम से कम उनसे गुजारिश ये करूँगा कि आप लोग कम से कम इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी आगे जो आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर।